एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी हिंदुस्तान को लूटने के इरादे से, लेकिन कौन जानता था कि ये जमीन उन्हें इस कदर भा जाएगी कि वो यहीं के होकर रह जाएंगे और अगले 300 सालों तक इस पर राज करेंगे। जी हाँ, ये कहानी है मुगल साम्राज्य की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसे एक बेघर शहजादे ने खड़ा किया और जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक 12 साल का लड़का जो अपना ही छोटा सा राज गवा चुका था, वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों में से एक का संस्थापक बना? चलिए इसी सवाल के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं और मिलते हैं इस कहानी के पहले किरदार बाबर से। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद से। हालांकि दुनिया उसे इस नाम से कम और बाबर के नाम से ज्यादा जानती है। बाबर जिसका मतलब होता है शेर। देखिए, बाबर की रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। लेकिन विरासत में उसे कोई सल्तनत नहीं बल्कि संघर्ष मिला था। हाल ये था कि जब वो समरकंद जीतता तो फरगना हाथ से निकल जाता। सालों तक वो बस भटकता रहा। आखिरकार उसने काबुल में अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाया, लेकिन उसकी नजरें वो हमेशा सिंधु नदी के पार हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत पर टिकी हुई थी। और फिर साल आया 1526। बाबर अपनी महज 12,000 की फौज के साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख की विशाल सेना के सामने आ खड़ा हुआ। अब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही थी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का टिक्का था जो लोदी की पूरी सल्तनत पर भारी पड़ने वाला था, और वो थी उस जमाने की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक। बाबर ने 2 कमाल की रणनीतियां अपनाई। पहली, उसने 700 बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर एक दीवार सी बना दी, जिसके पीछे उसकी तोपें और बंदूकछी छिपे थे। इसे रूमी पद्धति कहते हैं। और जैसे ही लोधी की सेना इस जाल में फंसी, बाबर ने अपनी दूसरी चाल चली, तो लुगमा रणनीति। उसके घुड़सवारों ने अचानक दुश्मन को दोनों तरफ से और पीछे से घेर लिया। तोपों की जोरदार गर्जना से लोधी के हाथी बिदक गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। बस कुछ ही घंटों में लोधी की 1 लाख की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पानीपत की जीत ने दिल्ली के दरवाजे तो खोल दिए थे, लेकिन एक साम्राज्य को जीतना और उसे चलाना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। अब असली चुनौती बाबर के वारिसों के सामने थी, इस नई हुकूमत को संभालने और उसे एक असली साम्राज्य की शक्ल देने की। बाबर का बेटा था हुमायूं। नाम का मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन सच तो ये है कि किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। पहले तो शेरशाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। बेचारा 15 साल तक दर बदर भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी गद्दी वापस तो पाई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद सिर्फ 13 साल के अकबर के सिर पर ये कांटों भरा ताज रखा गया। सोचिए, एक बच्चा और उसके कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य का बोझ। लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी लड़के ने मुगल साम्राज्य की वो नींव रखी जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर टिकी थी। देखिए, अकबर को एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो सुलह कुल की नीति लेकर आया, यानी सबके लिए शांति। ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी सोच थी। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जिजिया टैक्स खत्म कर दिया, ताकतवर राजपूतों से रिश्तेदारी की, उन्हें अपना बनाया और मनसबदारी सिस्टम से एक ऐसी अफसरशाही तैयार की जो बादशाह के प्रति वफादार थी। तो अकबर के बाद अब हम मुगल दौर के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसे उसका सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहा जाता है। ये जहांगीर और खासकर शाहजहां का वक्त था, जब मुगल ताकत और संस्कृति अपने शिखर पर थी। इस बात का अंदाजा आप यूँ लगाइए कि शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया में जितना भी सामान बनता था उसका 1/4 यानी 25% अकेले हिंदुस्तान में बनता था। ये था उस वक्त का आर्थिक शिखर। ये वही दौर था जब जहांगीर ने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई थी, ताकि कोई भी आम आदमी सीधा बादशाह से इंसाफ मांग सके। और इसी दौर में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में वो इमारत बनवाई जिसे आज हम ताजमहल कहते हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी तभी बने। और हाँ, वो बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस भी तभी तैयार हुआ। ये मुगल शान-ओ-शौकत का चरम था।
लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिखर पर होते हैं तो वहां से रास्ता सिर्फ नीचे की ओर जाता है। जैसे जैसे मुगल सल्तनत का वैभव बढ़ा, वैसे वैसे शाहजहां के बेटों के बीच तख्त के लिए जंग की आहट भी तेज होती गई। और ये एक ऐसी जंग थी जो साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस जंग में दो चेहरे आमने सामने थे। एक तरफ था शाहजहां का लाडला, उदार सोच वाला विद्वान दारा शिकोह, जो अकबर की सुलह-ए-कुल की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। और दूसरी तरफ था उसका भाई, एक माहिर सेनापति और कट्टर अनुशासन वाला औरंगजेब। तो असल में ये लड़ाई सिर्फ दो भाइयों की नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। और इस जंग का नतीजा बेहद क्रूर निकला। औरंगजेब ने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटा दिया और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। कहते हैं शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसी किले की एक खिड़की से दूर अपने बनाए ताजमहल को देखते हुए गुजारे। औरंगजेब का लंबा शासनकाल अजीब विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उसने मुगल साम्राज्य को इतना फैलाया जितना पहले कभी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कट्टर नीतियों जैसे जजिया को फिर से लागू करना और दक्कन में कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। शाही खजाना खाली हो गया और साम्राज्य जितना बड़ा होता गया उतना ही कमजोर होता गया। साल 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और इसी के साथ महान मुगलों के दौर का भी अंत हो गया। अब दिल्ली के तख्त पर कमजोर बादशाहों का दौर शुरू हुआ और साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। बची खुची कसर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने पूरी कर दी। उसने दिल्ली पर हमला किया और ऐसा कत्लेआम मचाया कि शहर की सड़कें लाशों से पट गईं। वो जाते जाते मुगलों की शान, वो बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहे नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। इस हमले ने साम्राज्य की कमर तोड़ कर रख दी। इसके बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। एक जमाने का महान मुगल साम्राज्य अब सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गया था। मुगल बादशाह अब असली शासक नहीं, बल्कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने वाले एक प्रतीक बन चुके थे। फिर आया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बागियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, लेकिन ये विद्रोह नाकाम रहा। अंग्रेजों ने जफर को गिरफ्तार किया और उन्हें बर्मा की रंगून जेल में भेज दिया। वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनकी बेबसी उनके ही इस शेर में झलकती है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली हुए यार में। बहादुर शाह जफर के साथ मुगल सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत, उनकी गूंज आज भी आधुनिक भारत की संस्कृति में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देती है। सोचिए जरा, आज हम जो उर्दू जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो लजीज मुगलई खाना खाते हैं, ताजमहल और लाल किले जैसी जिन इमारतों को देखकर हम हैरान होते हैं, ये सब उसी दौर की तो देन है। भारत की कला और संगीत पर भी मुगलों की एक गहरी छाप है। तो मुगल साम्राज्य की ये कहानी सिर्फ बादशाहों और जंगों की नहीं है, ये भारत के उस दौर की दास्तान है जिसने इस देश की संस्कृति को एक नई शक्ल दी, उसे दुनिया की सोने की चिड़िया बनाया और फिर खुद ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर 300 साल पुराने एक साम्राज्य की विरासत आज भी हमारी पहचान को कैसे बनाती और बदलती रहती है।